नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र लोम सिंह राजपूत। किसान साथियों, आज मैं आपको गेहूं की खेती में होने वाले खरपतवारों के बारे में बताऊंगा और खरपतवारों की वजह से कितना नुकसान हो जाता है, फसल में हमारी उत्पादन में कितनी गिरावट खरपतवारों की वजह से आ सकती है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो किसान साथियों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फसल में नुकसान मुख्यतः 3 वजह से होता है। एक तो आपका कोई भी अगर रोग लग जाता है तब नुकसान होता है, फसल में अगर कोई कीट लग जाता है तब नुकसान होता है, और सबसे ज़्यादा अगर नुकसान की बात करें तो खरपतवारों से गेहूं की फसल हो या किसी भी फसल की बात करें तो खरपतवारों से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। खरपतवारों से इसलिए हम मानते हैं क्योंकि खरपतवारों की जो मुख्य वजह होती है वो ये होती है कि खरपतवार ऐसे अनिश्चित पौधे होते हैं जो बिना बोए कहीं भी उगाते हैं, और जो हमारी फसल के लिए आवश्यक ज़रूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, वो पोषक तत्व फसल के लिए जो हम देते हैं वो पोषक तत्व फसल से पहले ही खरपतवार उसको ले लेते हैं, और फसल के लिए मुख्य रूप से वो खरपतवार वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और खरपतवारों के लिए वो पोषक तत्व मिल जाते हैं। इसका सीधा सा उदाहरण हम इस तरह से मान सकते हैं, जैसे कि किसी जगह पर 2 प्रकार के इंसान होते हैं। एक ऐसा इंसान होता है जो नॉर्मली सिद्धांतवादी होता है और सीधा व्यक्ति कह सकते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं वहीं पर जो काफ़ी ज़्यादा आतताई टाइप के होते हैं। तो अगर कोई भी खाने पीने की या किसी भी प्रकार की कोई वस्तुएं होती हैं तो सबसे पहले जो आतताई टाइप के लोग होते हैं वो उनके लिए ज़बरदस्ती ले लेते हैं, और जो सही लोग सज्जन लोग होते हैं उन तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाती। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो जो हमारी फसलें हैं वो सज्जन लोगों की श्रेणी में आ सकती हैं, और खरपतवारों की बात करें तो ये आतताई लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं। खरपतवार मुख्यतः हम जब कोई भी फसल के लिए हम किसी भी प्रकार के पोषक तत्व एवं खाद की मात्रा जब देते हैं तो सीधा ही खरपतवारों पर उनका प्रभाव पड़ता है। खरपतवार बहुत जल्दी उनको लेकर और कम समय में खरपतवार का जर्मिनेशन हो जाता है, कम समय में खरपतवार पककर और उनके बीज ज़मीन में गिर जाते हैं, जिससे कि हमारी फसलों में खरपतवारों की कमी कभी भी हो नहीं पाती है। और दूसरी वजह ये है कि जो बीज समय से पहले खरपतवार का जब गिर जाता है, फसल से पहले जब खरपतवार पक जाते हैं और उनके बीज ज़मीन पर गिरते हैं तो वो बीज अगली साल के लिए समय से पहले उग आते हैं, और इस प्रकार से खरपतवारों का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। मुख्यतः किसान भाइयों, खरपतवार सीजन के हिसाब से बात करें तो भिन्न प्रकार के खरपतवार होते हैं, लेकिन कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो कि सीजन के अनुसार और फसलों पर डिपेंड करते हैं। जैसे गेहूं की बात करें तो गेहूं में आपका सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है गेहूं के लिए वो आपका फेलरिस माइनर है। फेलरिस माइनर की बात करें, जिसके लिए हम गांव में मडूसी भी कहते हैं और कहीं इसको मुंडी कहते हैं, कहीं इसके लिए गुल्ली डंडा भी बोलते हैं। तो ये मुख्यतः गेहूं की फसल में पाया जाता है, और इसका जो पौधा होता है वो गेहूं के ही प्रकार का होता है, गेहूं के जैसा इसका पौधा होता है, लेकिन गेहूं से कम समय में ये जर्मिनेशन इसका हो जाता है, और पकने की जो अवधि है जो गेहूं की फसल के पकने से पहले ही ये पक जाता है, और इसका बीज खेत में गिर जाता है। फिर अगले साल के लिए वो अपनी फिर से जर्मिनेशन तैयार करता है। खरपतवार आपके कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि तनों से एवं उनकी जड़ों से बनते हैं, और ज़्यादातर खरपतवार ऐसे होते हैं कि जो बीजों से उनका जर्मिनेशन होता है। बीजों की बात करें तो जैसे कि जो भी हम खरपतवारों की बात करें तो जो भी खरपतवार हमारे होते हैं वो बीजों से ज़्यादातर तैयार होते हैं। तो किसान भाइयों, खरपतवारों में बथुआ की बात करें तो बथुआ भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक खरपतवार है, और बथुआ भी गेहूं की फसल में मुख्यतः बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। सीधी सी बात करें तो जितने भी खरपतवार होते हैं वो फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और खरपतवारों की रोकथाम करने के लिए हमको समय से ही सचेत हो जाना चाहिए। समय से सचेत होने के लिए मैं आपको बताऊं कि कुछ
ऐसे रसायन हैं जो हमारे फसल की बुवाई के समय पर भी हम उनको दे सकते हैं। कुछ रसायन ऐसे हैं जिनके लिए फसल की बुवाई के बाद में दे सकते हैं। हमको सुनिश्चित ये करना है कि कौन कौन से रसायन हमको देने हैं। सबसे मुख्य बात बताते हैं कि गेहूं की फसल में जो चौड़ी पत्ती के और संकरी पत्ती के खरपतवार ज़्यादातर उगते हैं। अब बात ये होती है कि खरपतवार ऐसे भी होते हैं कि हमारी फसल पर डिपेंड करते हैं, और कुछ खरपतवार नाशी इस प्रकार के होते हैं कि उनका हम स्प्रे करें तो हमारी फसल पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है। तो सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव दो प्रकार के खरपतवार होते हैं। नॉन सेलेक्टिव वो होते हैं जो कि आपने उसका अगर छिड़काव किया तो सभी प्रकार के खरपतवार या सभी प्रकार की वनस्पतियों के लिए नुकसान पहुंचाते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। जो सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि कुछ फसलों पर सेलेक्टिव बनाए जाते हैं, जिससे कि उनका छिड़काव करने से हमारी फसल बच जाती है और खरपतवार ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी क्रम में मैं आपको बताता हूँ कि खरपतवार नाशी का अगर हम स्प्रे करते हैं तो एक आपकी आती है टाटा मैट्री। टाटा मैट्री की बात करें तो टाटा मैट्री मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि टाटा कंपनी की जो आती है वो टाटा मैट्री नाम से आती है। वैसे मैट्री ब्यूजन हम कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। मैट्री ब्यूजन में आपका 70% मैट्री ब्यूजन पाया जाता है। 70% मैट्री ब्यूजन पाया जाता है। तो ये आपका संकरी पत्ती के जितने भी खरपतवार होते हैं उनकी रोकथाम करने के लिए और उनको मारने के लिए पर्याप्त रहता है। संकरी पत्ती के खरपतवारों को ख़त्म करने के लिए हम मैट्री ब्यूजन का स्प्रे कर सकते हैं। मैट्री ब्यूजन की बात करें तो मैट्री ब्यूजन को छिड़काव करने का जो सही समय है वो हमारी फसल की अवधि बुवाई के लगभग 30 से 35 दिन के बाद हमको मैट्री ब्यूजन का छिड़काव कर देना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा डिले होता है तो फिर मैट्री ब्यूजन से खरपतवारों को नहीं रोका जा सकता। किसान साथियों, अगर हम मैट्री ब्यूजन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम सल्फोसल्फ्यूरान प्लस उसके साथ में मैट सल्फ्यूरान को ले सकते हैं। मैट सल्फ्यूरान और सल्फोसल्फ्यूरान का अगर हम मिलाकर स्प्रे करते हैं तो हमारी खेत में जितने भी संकरी पत्ती एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उन दोनों प्रकार के खरपतवारों को मारने के लिए हमारी मैट सल्फ्यूरान और सल्फोसल्फ्यूरान पर्याप्त रहती है। इसके साथ हम चाहें तो 2,4-D भी ले सकते हैं। 2,4-D की बात करें तो मुख्यतः वो चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को मारने के लिए 2,4-D काम करती है। 2,4-D में सोडियम साल्ट होता है, तो उसका छिड़काव करने से हमारी जो फसल है फसल पर थोड़ा सा उसका प्रभाव पड़ता है। फसल की वृद्धि कुछ समय के लिए रुक जाती है, लेकिन हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि हम जब भी कोई भी रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे खेत में पूर्णतः नमी होनी चाहिए, यानी सिंचाई करने के बाद ही हम रसायनों का छिड़काव करें, जिससे कि हमारी फसल पर बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। गेहूं की फसल में ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूं कि ज़्यादातर जो खरपतवार होते हैं वो गेहूं का मामा, बथुआ और कृष्णनील, मुनमुना, गेगला एवं आपके बंदरा इस प्रकार के बहुत सारे जो खरपतवार हैं वो उगते हैं और ये खरपतवार फसल के लिए काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं। खरपतवारों की वजह से फसल उत्पादन में लगभग 30% की गिरावट तक पाई जाती है। यानी 30% की गिरावट पाए जाने का मतलब बहुत बड़ी गिरावट होती है। तो हमको समय से खरपतवारों की रोकथाम करना, खरपतवारों को नष्ट करना बहुत ही आवश्यक है। खरपतवारों को अगर समय से नहीं नष्ट किया जाएगा तो हमारी फसल पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। किसान साथियों, कुछ बातें हैं उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि खरपतवार, जब किसी भी हम खरपतवार नाशी का छिड़काव कर रहे हैं तो कुछ समय तक खेत में कोई भी जो ग्रोथ प्रोमोटर या कोई भी पोषक तत्व नहीं देने चाहिए, जिससे कि जो खरपतवार नाशी हमने लगाई है उसको लगाने के बाद में जो खरपतवार ख़त्म होने हैं, अगर तुरंत ही हम कोई भी पोषक तत्व या फिर किसी प्रकार का हम फर्टिलाइज़र लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर, जितना दवा का असर होगा उससे उतना ही उस पर पोषक तत्वों का असर होगा। तो हो सकता है कि जो खरपतवारों की स्प्रे आपने की है, खरपतवार नाशी की स्प्रे की है, उसका असर कम हो
और वो खरपतवार आपके पुनः तैयार हो जाएं। तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब खरपतवार नाशी लगाएं तो कम से कम 15 दिन तक हम कोई भी फर्टिलाइज़र और कोई भी पोषक तत्व का स्प्रे खेत में ना करें। लेकिन जब जैसे ही खरपतवार आपको ये लगे कि खरपतवार ख़त्म होने लगे हैं तो उसके तुरंत बाद फिर हमको खेत में पोषक तत्वों का देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रहता है, क्योंकि जो हमारी फसल की वृद्धि है वो कुछ समय के लिए रुक जाती है। तो उसकी ग्रोथ करने के लिए आवश्यक है कि समय से हमको पोषक तत्वों की मात्रा भी देनी चाहिए। किसान साथियों, गेहूं की फसल की अगर बात करें तो कुछ फसल पीली पीली इस समय पड़ रही है। तो इस सब इससे बचने के लिए मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाई थी, तो उसको आपने देखा होगा। गेहूं की फसल अगर पीली ज़्यादा हो रही तो 2 कारणों से होती है, 2-3 कारण हैं उनकी वजह से होती है। एक तो खेत में अगर जलभराव ज़्यादा हो जाता है तब भी फसल पीली पड़ने लगती है। दूसरा ये है कि अगर नाइट्रोजन की कमी है तब भी फसल पीली होने लगती है, या फिर पोटास की कमी है तब भी फसल पीली होने लगती है। कुछ हद तक ये भी पाया गया है कि जिंक की कमी से भी फसल में पीलापन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ कंडीशन पर डिपेंड करता है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर नीचे का पत्ता पीला हो रहा है तो आप ये मान लीजिए कि नाइट्रोजन की कमी है, आप यूरिया देंगे और नाइट्रोजन की पूर्ति होगी तो आपकी फसल का पीलापन ख़त्म हो जाएगा और फसल अच्छे से चलने लगेगी। अगर आप देख रहे हैं कि बीज की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, उनके अंदर पत्तियों में जो सिराएँ हैं उनकी सिराएँ पीली पीली हो रही हैं, तो फिर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने बुवाई के समय पर पोटास नहीं दी होगी। और बुवाई के समय पर अगर आपने पोटास नहीं दी है तो पोटास की मात्रा, पोटास की कमी है फसल में, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि पोटास का स्प्रे कर सकते हैं। अब पोटास का स्प्रे खड़ी फसल में हम कैसे करेंगे उसका हमें ध्यान रखना है। 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आपकी लिक्विड वाली पोटास मिल जाए तो आप उसका छिड़काव कर सकते हैं, या फिर NPK का कर सकते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। अगर इसका नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए पोटास, जो म्यूरेट ऑफ पोटास आती है सिंपल, हमें उसको 100 ग्राम बीघा के हिसाब से उसका छिड़काव करना है। 100 ग्राम पोटास को एक टंकी पानी में घोलकर और 1 बीघा में उसका स्प्रे कर देना। इस प्रकार से हमको अगर इसका छिड़काव करना है तो हमारी फसल में जो पीलापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। किसान साथियों, जिंक के मामले में थोड़ा हमको ये ध्यान रखना है, जब भी हम जिंक देते हैं तो फास्फोरस के साथ में जिंक कभी नहीं देनी चाहिए, वरना फिर ये टॉक्सिसिटी हो जाती है। और काफ़ी हद तक जब टॉक्सिसिटी हो जाती है तो फिर उसका प्रभाव जो है सही ना पड़ के और कुछ उसका जो है दुष्प्रभाव भी फसल में पड़ सकता है। तो हमको इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं जो कि आदमी के लिए ध्यान नहीं रख सकता है, लेकिन फिर भी जो छोटी छोटी सावधानियां होती हैं वो हमारे लिए बहुत ध्यान में रखनी है, जिससे कि हमारे लिए सही समय पर हमें सही उपाय कर सकें। कृषि में समय का बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके लिए कोई भी दवा लगाने का जो समय है उस समय पर ना लगाकर अगर फसल में दवा लगाना लेट हो जाता है, या फर्टिलाइज़र देने के लिए आप लेट हो जा रहे हैं, या बुवाई के समय पे कोई दिक्कत हो रही है, तो फिर समय निकल जाता है, तो फिर चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो किसान साथियों, मैंने आज आपके लिए खरपतवार और कुछ फसल के जो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें थीं वो मैंने आपको बताई, और उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी। किसान साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं, और लगातार इसी तरह से सारी वीडियो को आप देखते रहिए। हम आपको इसी तरह से समय समय पर जानकारीवर्धक वीडियो बनाकर चैनल पर डालते रहेंगे, जिनको आप देखते रहिए, और अपना प्यार हमारे चैनल को आप देते रहिए। हम आपको इसी तरह से जानकारी देते रहेंगे। किसान साथियों, मैं आज की वीडियो में आपसे इजाज़त चाहता हूं, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय अन्नदाता। किसान साथियों, सभी से मेरी पुनः गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, और वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें। कमेंट में अपना सुझाव या सवाल भी कोई कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए आपकी इच्छा अनुसार वीडियो बना सकें। धन्यवाद किसान साथियों।